यूपीएससी प्रीलिम्स में 12 से 14 प्रश्न और यूपीएससी मेंस जीएस 1 में जो 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 100 से 120 प्रश्न का वेटेज। क्या यूपीएससी में ज्योग्राफी की इतनी ही भूमिका है? जवाब है नहीं। दोस्तों, ज्योग्राफी भूगोल तो वो विषय है जो अन्य सभी विषयों हेतु नींव की आधार की भांति कार्य करता है। भूगोल वो विषय है जिसे पढ़े बिना, अल्नीनो लानिना को जाने बिना अर्थव्यवस्था को नहीं समझा जा सकता। अर्थव्यवस्था के क्या प्रभाव होने वाले हैं उन्हें पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता। भूगोल तो वो विषय है जिसके मानचित्र को समझे बिना इंटरनेशनल रिलेशन को नहीं समझा जा सकता। ज्योग्राफी तो वो विषय है जिसकी जेट स्ट्रीम, पोलार वर्टिक्स और ना जाने कौन कौन सी अवधारणाएं ऐसी हैं जिनके बिना करंट अफेयर्स को नहीं समझा जा सकता। ऐसे में यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है, या फिर कहूं यह अनिवार्य है, कि आप भूगोल जैसे विषय को सफलतापूर्वक समझने की रणनीति पर पूरा ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं भूगोल अध्ययन की संपूर्ण रणनीति की। आज बात करते हैं कि हमें भूगोल अध्ययन क्यों करना है, कैसे करना है और इसमें क्या कब पढ़ना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड सोर्सेज की, सिलेबस की और इसकी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की। दोस्तों, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। अगर हम बात करते हैं इस भूगोल की, तो भूगोल की अलग अलग शाखाएं हमें क्या, क्यों और कहां जैसे प्रश्नों के उत्तर देती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको साफ लिखा हुआ मिल जाएगा भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इसी के साथ दोस्तों, यूपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर नंबर 1 है, वो जीएस पेपर नंबर 1 में जहां आपको हिस्ट्री, सोसाइटी से संबंधित प्रश्न मिलते हैं, वहीं आपको ज्योग्राफी के प्रश्न भी मिलते हैं। सो ये जीएस 1 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा सिलेबस बहुत बड़ा है। जीएस 1 में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ सीधे लिखा हुआ है कि आपसे फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के प्रश्न होंगे। आप लोगों से यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप लोगों से इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी प्रश्न होंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप ज्योग्राफी को सिर्फ जीएस 1 के लिए पढ़ रहे हो तो जीएस 3 यानी कि सामान्य अध्ययन 3 भी भूगोल के बिना अधूरा है। सामान्य अध्ययन 3 में आपदा प्रबंधन हो या कृषि, ये दोनों ही भूगोल से संबंधित विषय ही है। इन दोनों विषयों का आधार भूगोल ही तो है। दोस्तों, जब मैं बात करती हूँ भूगोल की, तो इस विषय को क्रमानुसार पढ़ने के लिए हम 4 शाखाओं में विभाजित करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, हम ऐसा इसलिए करते हैं जिसके अनुसार कोई भी अभ्यर्थी किस अवधारणा को कैसे पढ़ना है उसके अनुसार चल सके, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बिना क्लाइमेटोलॉजी को समझे मानसून को समझने ना बैठ जाए। तो दोस्तों, भूगोल की ये 4 शाखाएं हैं। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल, वर्ल्ड मैपिंग यानी कि विश्व मानचित्रण और ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, सो ये सभी विषयों का आधार कहलाने वाले भूगोल का आधार है। दोस्तों, भौतिक भूगोल के कोर्स का नाम ही मैं हमेशा आपके लिए रखती हूँ भूगोल आधार स्तंभ भौतिक भूगोल, क्योंकि वास्तव में यह संपूर्ण भूगोल के लिए आधार स्तंभ की भांति ही कार्य करता है। इसके बाद ही आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल समझ में आ सकता है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ यूपीएससी के एक ट्रेंड एनालिसिस की, तो दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य ये है कि आप इस अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रेंड एनालिसिस की तरफ जाएं ही ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी से 2023 में 3 प्रश्न आए, 2022 में भी 3 प्रश्न आए और 2021 में भी 3 प्रश्न आए। लेकिन जब हम बात करते हैं विश्व भूगोल की, तो दोस्तों 2021 में 0, 22 में 4 और 23 में 5 प्रश्न आ गए हैं हमारी वर्ल्ड मैपिंग से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर मैं बात करती हूँ तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2021 में भी 1 प्रश्न आया, 2022 में भी 1 प्रश्न आया, लेकिन 2023 में 4 प्रश्न आ गए। सो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप ट्रेंड एनालिसिस को देखकर किसी सब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट के किसी ब्रांच को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों ये यूपीएससी है, यहाँ पर ट्रेंड हर साल चेंज होगा। आप लोगों के सिलेबस में जो कुछ भी लिखा हुआ है, आपको सब कुछ
बराबर के महत्व के साथ पढ़ना है। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगी कि इस टॉपिक से प्रश्न पिछले 6 साल से नहीं आया है तो इस टॉपिक को हम छोड़ देंगे, नहीं। इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आया है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आ जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से, अगर फिजिकल ज्योग्राफी से आपको केवल 3 प्रश्न दिख रहे हैं, मेंस में अगर फिजिकल ज्योग्राफी से आपको केवल 2 प्रश्न दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी को हम कम वेटेज देंगे। अरे भौतिक भूगोल तो भूगोल का आधार है। इस भौतिक भूगोल को पढ़े बिना भारत का भूगोल समझ ही नहीं सकते। इस भौतिक भूगोल को पढ़े बिना हम फोल्ड माउंटेन के बारे में कैसे जानेंगे? हम कैसे जानेंगे कि भाई ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली क्या होती है? और ऐसे में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो फिजिकल ज्योग्राफी से डायरेक्टली भले ही प्रीलिम्स में 3-4 प्रश्न आए, मेंस में 2 या 3 प्रश्न आए, लेकिन ये फिजिकल ज्योग्राफी आपकी बाकी की ज्योग्राफी की ब्रांच के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हम भूगोल को 4 ब्रांचेस में बांटते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि हमें ज्योग्राफी कैसे कवर करनी है, अब मैं इस सब्जेक्ट पर बात कर रही हूँ, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी को भी 4 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने कोर्स में फिजिकल ज्योग्राफी को भी, भूगोल की जो 4 ब्रांच है उसकी पहली ब्रांच को 4 यूनिट में डिवाइड करती हूँ। एस्ट्रोनॉमी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। दोस्तों इन तीनों से तो आप अच्छे से अवगत हैं कि ओशनोग्राफी में आपको ज्वार भाटा महासागरीय धाराएं पढ़ाई जाएंगी। क्लाइमेटोलॉजी में आपको जेट स्ट्रीम, पार्थिव विकिरण, पोलार वर्टेक्स, क्लाइमेटिक रीजन, कोपेन क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ समझाया जाएगा। और भू आकृति विज्ञान में आपको कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी, संवहनीय धारा सिद्धांत, महासागरीय अधिस्थल का विस्तार, पर्वत निर्माण आदि समझाए जाएंगे। लेकिन ये क्या है? ये एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी के नाम पे अक्षांश और देशांतर रेखा और ऋतु परिवर्तन से ज्यादा तो हमने कभी कुछ समझा ही नहीं। दोस्तों यही खासियत है मेरे कोर्स की। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो मैं यूनिट 1 में एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ाती हूँ, खगोल विज्ञान। क्योंकि दोस्तों खगोल विज्ञान, भूगोल और विज्ञान, इन दोनों ही विषयों का एक सम्मिश्रण है। ज्योग्राफी में आप लोगों से जब प्रश्न आते हैं ना, तो कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी कम और साइंस के ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों साइंस में आप सीधे सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ने लगते हैं, आप सीधे करंट अफेयर में जाकर पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में समझने लगते हैं। जबकि ऑर्बिट क्या होता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी साइंस में नहीं मिल पाती, क्योंकि सैटेलाइट क्या है, इनका जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मांड क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते ही नहीं है। कोरोनल मास इजेक्शन जैसी चीज़ें कई बार आप साइंस में भी अधूरी छोड़ देते हैं और ज्योग्राफी में भी। तो दोस्तों यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमी में इन्हीं चीज़ों को समझते हैं कि तारे कैसे बनते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं सूर्य के बारे में, अलग अलग ग्रहों के बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करती हूँ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी। और इस तरीके से हम फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा करते हैं। दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा करने में मुझे लगभग मोर देन 40 क्लासेस लग जाती हैं, 40 से 50 क्लास, डिपेंड ऑन योर डाउट्स। तो आप मान के चल सकते हो कि लगभग 50 क्लासेस तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में लग जाएंगी। 50 क्लासेस, और एक क्लास होती है 2 घंटे की। मतलब कि आपको कम से कम जो 100 आवर है वो फिजिकल ज्योग्राफी में ही लग जाते हैं। उसके बाद बात करूं इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप मानसून वाली थ्योरी छोड़ दें, जहां पर आप लोग फ्लोन की थ्योरी समझते हैं, एडमंड हेली की, कोटेश्वरन की थ्योरी समझते हैं, उस थ्योरी वाले चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ रिलेटेड होता है मैपिंग से। तो इसमें कम से कम हमें 24 क्लासेस लगती हैं, यानी कि कम से कम आपको यहाँ पर 48 से 50 घंटे जो हैं वो लग जाने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी पूरी करने के लिए। वर्ल्ड मैपिंग में हमें 15 से 17 क्लास के आसपास लगती हैं, जैसे अगर 17 क्लासेस भी मैं कहूँ। क्योंकि और दोस्तों जब आप कहते हैं कि मैडम इतनी सारी क्लासेस क्यों, आपको फिजिकल ज्योग्राफी में 50 क्यों लग गई, हमारे बाकी टीचर्स तो 30 क्लास में कंप्लीट करवा देते हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले 1.5 साल का, 2.5 साल का जो करंट अफेयर है वो हम टॉपिक के साथ करते चलते हैं। जैसे पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन आ रहा है, तो इससे मैं अलग से वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास में क्यों कराऊं? जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जिस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आई है पिछले कुछ सालों में तो हम उसको वहीं पर कर लेते हैं। और यही कारण है कि हमें भौतिक भूगोल को पूरा करने में 50 क्लासेस लग जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही वर्ल्ड मैपिंग में भी हम प्लेसेस इन न्यूज़ साथ में करते चलते हैं। यहाँ पे आपको 17 क्लासेस, मतलब लगभग 34 आवर लग जाने वाले हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ ह्यूमन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की, तो इसमें आपको केवल 11 क्लासेस लगती हैं।
दोस्तों पहले ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को लेकर ये अवधारणा बनी हुई थी कि इससे रिलेटेड प्रश्न सिर्फ मेंस में आते हैं। प्रीलिम्स में इकोनॉमिक ज्योग्राफी से एक एक प्रश्न मुश्किल से देखने को मिलता है, लेकिन 2023 में इसी ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से हमें 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो स्लाइड्स में आपको दिखा रही हूँ उसमें लिखा हुआ है कि किस ब्रांच से टोटल कितने प्रश्न आए और उनमें से मेरी स्लाइड से कितने आए थे। जैसे 2021 में टोटल आप लोगों को 5 और 3 8 9 10 11 12 प्रश्न देखने को मिले थे। उनमें से 10 हमारी स्लाइड्स में से थे, मेरी स्लाइड में से थे, हमारे कोर्स में जो हमने पढ़े थे। बिल्कुल वैसे ही 2022 में भी सेम रहा, 12 प्रश्न आए थे जिनमें से 10 अपनी स्लाइड में से थे। और 2023 में जो टोटल 16 प्रश्न आए थे उनमें से 13 हमारी स्लाइड में से थे। दोस्तों 2023 के पेपर को आप लोगों ने भले कितना ही टिपिकल कहा हो, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ अगर आप ज्योग्राफी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते बल्कि ज्योग्राफी को जीना शुरू कर देते हैं, आप ज्योग्राफी को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे होता है, तो वास्तव में आपका बेसिक्स इतना क्लियर हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो मेरे अभ्यर्थियों ने भी पूरी तरीके से 16 में से लगभग जो 13-14 प्रश्न है वो आराम से सॉल्व किए हैं और उन्होंने आराम से प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी की मैं आपसे बात कर रही थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी से भी इस बार हमें 4 प्रश्न देखने को मिले। मतलब ज्योग्राफी की किसी भी ब्रांच को या फिर किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी ब्रांच को आप कम या ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। अब बात होती है कि मैडम ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है। आप लोग जब भी बोलते हो ना, मेरे पास आते हो तो आप बोलते हो मैम ज्योग्राफी की बुक लिस्ट बता दो, कौन सी किताब पढ़ना शुरू कर दें। और आपको कई बार ये सलाह मिलती है कि ज्योग्राफी एनसीईआरटीज के बिना अधूरी है। सत्य है, लेकिन अधूरा। अधूरा सत्य मतलब दोस्तों मेरी क्लास में ऐसे सैकड़ों लर्नर्स हैं जिन्होंने एनसीईआरटीज को 4-4 5-5 बार पढ़ डाला पर समझ में एक शब्द नहीं आया, प्रीलिम्स के 2 प्रश्न नहीं बने। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी अपने आप में एक ऐसा विषय है जो कॉन्सेप्चुअल है, जो बिना कॉन्सेप्ट समझे रटा नहीं जा सकता, किताब से नहीं समझ में आएगा। तो 4-4 5-5 बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जिस दिन आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, उस दिन आप सबसे पहले किसी अच्छे से एजुकेटर को चुनिए। आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में मुझे चुनते हैं, अनअकैडमी फ्री की जो क्लास होती है, जो स्पेशल क्लास होती है वहां से पढ़ते हैं, या फिर यूट्यूब लेक्चर देखते हैं, या फिर आप प्योर इंग्लिश मीडियम के आप किसी भी और टीचर को चुनते हैं। आप किसी भी एजुकेटर को चुनिए और उस एजुकेटर से पहले फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझिए। पहले समझिए कि हवा कैसे चलती है, किस तरीके से जेट स्ट्रीम बनती है, उसी के बाद तो तुम पोलर वर्टेक्स समझोगे। ये वो विषय नहीं है जो तुमने रीड कर लिया और तुम्हें समझ में आ गया, और एक बार जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, उसके बाद आप जीसी लियोंग की किताब पढ़ लो या माजिद हुसैन की, या फिर एनसीईआरटीज पढ़ लो। उसके बाद आपको एनसीईआरटी चुटकी में समझ में आएगी। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो एनसीईआरटी पढ़ने से शब्द आपके दिमाग में बैठेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसे मेंस में शब्दों में कैसे उतारे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए फिर एनसीईआरटी पढ़िए, ये सही तरीका है पढ़ने का, वरना आप अपना समय पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के लिए आप लोग ये 4 कोर्सेज कर सकते हो, जो मैंने आपको 4 ब्रांच बताई। पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी करना है, आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद आप इंडियन करिए, मैपिंग करिए और फिर करिए ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। दोस्तों मैंने अपने इन कोर्सेस में ये सारी किताबों का समावेश करके रखा है, करंट अफेयर से लेके मैप्स, एनसीईआरटी से लेके स्टैंडर्ड बुक्स। तो अगर आप लोग चाहें तो मेरे ये जो कोर्सेज की पीडीएफ है ये फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर अपूर्वा 23 सर्च कीजिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज्योग्राफी में जो आपको 200 से ज्यादा घंटे लगने वाले हैं, इन्हें आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगी कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है इसे आप 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला वो जब आप फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट करते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, और उसके बाद आप आते हैं एडवांस सब्जेक्ट पे, यानी कि आंसर राइटिंग आप कम से कम फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट के निपटने के बाद करते हैं। डेली करंट अफेयर, रोज का 2 घंटे करंट अफेयर में बिता रहे हैं, करंट अफेयर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हें पता है नहीं कि इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है और आर्टिकल पढ़ने बैठ गए, है ना। तो बेटा पहले बेसिक कंप्लीट करो,
और यहाँ पर अपने घंटे डिवाइड करो। एक साथ आप कम से कम 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए और 2 सब्जेक्ट्स को आराम से पढ़िए। आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि जब तक आपका बेसिक्स कंप्लीट नहीं होता, आप करंट अफेयर्स नहीं समझ सकते। दोस्तों, आप लोगों को हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोनॉमी के नोट्स आप खुद बनाइए, क्योंकि ये वो ब्रांच है जो बार बार चेंज होती रहेगी। हाँ, लेकिन आप यूपीएससी इन हिंदी टेलीग्राम ग्रुप में भी है, और जो न्यूज एनालिसिस विद अपूर्वा वाला ग्रुप है, जो आपको अपूर्वा 23 सर्च करने से मिल जाता है, इन दोनों ही ग्रुप में सारी पीडीएफ्स हैं। तो आपको कुछ कुछ चीज़ों के नोट्स खुद बनाने हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के स्पेसिफिक टॉपिक्स के बनाने हैं, पूरी एस्ट्रोनॉमी के बनाने हैं, आपको ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला सेक्शन है सिर्फ उसके बनाने हैं। बाकी चीज़ों के लिए जब आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल नोट्स बनाइए। आप अपने मोबाइल में एक फोल्डर बनाकर रखिए यूपीएससी, उसके अंदर आप अलग अलग सब्जेक्ट रखिए, जैसे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की फिर आप 4 ब्रांचेस बना लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। अलग अलग फोल्डर बना लीजिए और हर फोल्डर में पीडीएफ डाल दीजिए। ठीक है। और दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था जीएस पेपर नंबर 3, तो एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट आप तभी करेंगे जब आपका ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा हो चुका होगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, आप जिस दिन इसे जीना शुरू कर देंगे, उस दिन ये विषय आपका फेवरेट बन जाएगा, जैसा कि मेरी क्लास में आने वाले हजारों लर्नर्स का बन चुका है। अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं, तो यूज़ कीजिए मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23 और अभी जुड़िए।